दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका एलसीएम 5600 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। चलिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे। देखिए जो भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है सबसे पहले उनको संख्याएं बनाओ। कैसे बनाएंगे, 4 के पीछे x लिखो मल्टीप्लाई में, ओके ये संख्या बन गई। 5 के पीछे x, 7 के पीछे x, ओके। इनका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जो सब में कॉमन है उसको एक बार, 4 नहीं है 4 को लिखो, 5 नहीं है 5 को भी लिखो, 7 नहीं है 7 को भी लिखो, ओके। 7 पंजे 35, 35 चौक 140 x, ये क्या है एलसीएम। और एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 5600, ओके। यहाँ पर कितना आएगा, 140 चौक 560, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ओके। यहाँ पर क्या कहता है, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अच्छा इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखो, ओके। एचसीएफ सब में कॉमन क्या है x, ये क्या है एचसीएफ और इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 1.24 के ऊपर बार, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स का काम है, कैसे करेंगे। देखिए बार का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब होता है जिसके ऊपर बार होता है उसको बार बार लिखना होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.242424, ओके। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें पॉइंट और बार को भूल जाओ और यहाँ पर लिख दो 124 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, इसको घटा लो, ये हो गया अंश, न्यूमिनेटर में लिखा है। अब डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, हर में। देखिए पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर बार होता है उनके लिए 9 लिखते हैं। कितने अंक के ऊपर बार है, 2 के, तो 2 के लिए 9, ओके। कितना आएगा 123 डिवाइड में कितना 9, किससे कट रहा है, 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ओके, 3 एकम 3, तो 41/33, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखी है, इसको लंगड़ा भिन्न बोला जाता है। इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, जब भी आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन मिले उसको ऊपर से नीचे सॉल्व मत करो, नीचे से ऊपर करो। कैसे करना होगा, देखिए जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है, ओके, उसके अंश को पहले लिखो और हर को बाद में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी साइन हैं उनको काउंट करो, गिनो, 1 2 3, उतने ही खाली स्थान लगाओ, 1 2 3। प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपको जो है साइन काउंट करनी है, ओके। अब क्या करना होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है +2, इसके ऊपर लिखो। यहाँ पर क्या +1, इसके ऊपर यहीं से शुरू करना है, ओके। यहाँ पर +3। अब 4 दूनी 8 प्लस ये बतला रहा है अगले नंबर को जोड़ना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 एकम 9 और 4 13, 13 तिया 39 और 9 48। अगर आपकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन यहाँ से शुरू होती है, कोई भी नंबर कोई भी साइन हो सकता है, तो आपका जो आंसर बनेगा इधर से बनेगा। लास्ट वाले नंबर को अंश में रखेंगे न्यूमिनेटर में और उससे पहले वाले को डिनोमिनेटर में, हर में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको एक सीरीज दे रखी है, √2 प्लस √2 प्लस √2 और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इसका आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो भी आपको नंबर दे रखा है सीरीज में उसके ऐसे फैक्टर लो जिनका अंतर 1 हो। 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणा 1, इनका अंतर कितने का, 1 का, ओके, हमेशा याद रखना। अब क्या देखेंगे, अगर सीरीज में प्लस चल रहा है
तो जो बड़ा फैक्टर है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। मानकर चलो सीरीज में माइनस चल रहा होता तो ये आपका आंसर होता। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। क्या आपको बी का वेतन पता है? नहीं पता। तो क्वेश्चन करने के लिए बी का वेतन 100 रुपये मान लो। ओके, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 100 का 20% क्या होता है? 20 रुपये। 100 में से 20 गए तो ए का वेतन 80 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कैसे करेंगे, देखिए रुपये में कितना अधिक है? 20 रुपये। यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस 20 का, बी की तुलना ए से हो रही है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, गुणा में 100% बनाने के लिए। 20 चौक 80, 4 से काटो तो कितना आएगा? 25%। तो बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, 2400 रुपये को दो बंदों में बांटा है ए और बी में, किस अनुपात में? 7:5 में। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर दो बंदे हैं ए और बी, 2400 रुपये का इसको 7 अनुपात में हिस्सा मिलता है और इसको 5 अनुपात में। इनका योग कितना होगा? ये भी पैसे हैं लेकिन अनुपात में 7, 5, 12 और 12 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 2400। ओके, ये अनुपात में रुपए और ये एक्चुअल में, तो यहाँ पर कितना आएगा? 200। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 200। तो ये कहता है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 200। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 1000। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट। 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, आर गुणा टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई n-1। ओके, ये होता है फॉर्मूला। आर से मतलब रेट, टी से मतलब टाइम समय, एन से मतलब होता है गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। आर की वैल्यू कितनी है? 12.5%। क्या मैं इसको 25/2 लिख सकता हूँ? समय हमको निकालना है, इज इक्वल टू 100 गुणा कितनी गुनी कहता है? 3 गुनी। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1, 25 चौका 100। टी इज इक्वल टू 4 दूनी 8 गुणा यहाँ से मिलेगा 2। तो देखिए 8 दूनी 16। देखिए जो भी राशि आपने निवेश की है 12.5% की दर से 16 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी सुरंग को, किसी नहर को या फिर दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसको पार करने के लिए जो कुल दूरी चलनी पड़ती है, खुद की लंबाई और उस ट्रेन की या उस प्लेटफॉर्म की, उस नहर की, उस सुरंग की, जो भी आपको दे रखा हो वो चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, कुल दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 725 मीटर प्लस सुरंग की कितनी है? 235। तो कुल दूरी कितनी हुई? 960 मीटर। ओके, और ट्रेन उस सुरंग को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतलानी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 960 डिवाइड में 48। ये किस में? मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन किस में? किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करो
किलोमीटर पर आवर्स में 18/5 से गुणा करके 48 दूनी 96, यहाँ पर हुआ 20 और 5 चौक 20, 18 चौक 72, ओके, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी आपका। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 का होता है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसकी लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ओके। अन्य दो भुजाओं में एक भुजा की लंबाई दे रखी है, किसी को भी कह दो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई निकालो, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13, तो 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है निकालना है, लंब कितना है 5, ओके। कितना होगा ये? 169। इसको इधर लेकर आओ, -25, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, ओके। तो आधार की स्क्वायर अभी ऐसे लिख दो, कितना आएगा यहाँ से? 144। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। तो यहाँ पर कितना आएगा? 12। अब देखिए, इसका एरिया कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लंब कह दो या ऊंचाई, ओके। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। तो 1/2 आधार कितना है? 12 और लंब कितना? ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलो या लंब बोलो, ये ऊंचाई तो है 5। कितना आएगा? 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।